हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रीडोज आईएएस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जो आर ओ फाउंडेशन की क्लास चल रही है उसमें कल की क्लास में जो हमने किया था 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन किए हुए थे। और आज 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण है उसकी चीज़ों को हम समझेंगे और आगे उसको विस्तार से देखेंगे, किन किन क्षेत्रों में ये विस्तार हुआ, उसके क्या रीज़न रहे। और रीज़न जो प्रशासनिक था, आर्थिक था, राजनैतिक था, धार्मिक था, सैनिक था, वो सारे के सारे हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में तात्कालिक कारण से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको गुड आफ्टरनून। अनुराधा वर्मा, पल्लवी, विक्रांत, डिम्पल, सभी को फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। और रीटा, जायसवाल, डिम्पल, एम डॉट, रोहित, अमिता कश्यप। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, सबका नाम अब नहीं लिया जा सकता, बहुत सारे बच्चे ऐप पे जुड़ गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लास अभी अपलोड नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स, कल क्लास हुई थी, वो अब ऐप पर दिखने लगा है। जिसको बाद में देखना है वो बहुत आराम से जाके वहाँ देख सकता है। और आज क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है, और जो 10 या 20 मिनट लेट हुआ है, इसके पहले क्लास चल रही थी, इस वजह से 20 मिनट लेट हो गई है क्लास। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, ऋचा जायसवाल जी, लेट हो गई क्लास क्योंकि इसके पहले क्लास चल रही थी, इस वजह से 10-15 मिनट लग गए उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम आपको बताए थे 1857 के विद्रोह के बारे में बताया था कि ये लगभग 100 सालों का असंतोष था, जो 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो इनकी आर्थिक नीतियां रहती हैं, सामाजिक धार्मिक नीतियां रहती हैं, प्रशासनिक नीतियां रहती हैं और राजनीतिक जो नीतियां रहती हैं, इन सब का सम्मिलित परिणाम क्या होता है 1857 के विद्रोह में सामने दिखाई देता है। तो कल हमने जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन टॉपिक पर हमने बात किया हुआ था, अभिषेक गुप्ता जी, कल की क्लास अब दिखने लगी है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। प्रोसेस होने में थोड़ा पता नहीं वक्त ज़्यादा क्यों लग गया, अब वहाँ पे ऐप पे उपलब्ध है, अब आप जाके वहाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास ओवर होने के बाद भी आप देख सकते हो, या अभी आप देखना चाहते हो तो अभी भी वो चीज़ें उपलब्ध है ऐप पर, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बताया था 1857 के विद्रोह का, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 100 सालों का जो भारतीय जनता थी, जो जमींदार बर्खास्त कर दिए गए थे, बाहर निकाल दिए गए थे अपनी ज़मीन से, उन्हीं का असंतोष था। और इसमें बताया था राजनीतिक कारणों में मैंने बताया था कि इसमें जो है वेलेजली की सहायक संधि के माध्यम से जिन जिन क्षेत्रों को मिलाया गया था, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, सिंधिया, भोसले, होलकर, बूंदी, मछेरी, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, इन सबको मिला लिया गया था। अगर वहीं आपसे बात किया जाए सतारा, व्यवगत सिद्धांत के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, अवध, और बाद में करौली का विलय किया जाता है 55 में, लेकिन जो है करौली को मान्यता नहीं मिलती और उसे वापस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें शुरुआत में मैंने राजनीतिक कारणों में बताया था। राजनीतिक कारणों में एक चीज़ मैंने और आपको बताया हुआ था कि इसमें पेशवा की जो पेंशन रहती है उसे रोक दिया गया रहता है। इस वजह से नाना साहब देखेंगे आप, नाना साहब भी 1857 के विद्रोह में सम्मिलित होते हैं। तो ये सब राजनीतिक कारण थे। अगर वहीं प्रशासनिक कारणों की बात किया जाए तो प्रशासनिक कारणों में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो उच्च पदों पर थे, भारतीय लोग थे, जब ब्रिटिश की सत्ता कायम हुई तो उसके बाद उन उच्च पदों से भारतीयों को हटाकर वहां ब्रिटिश को बैठाया गया, ब्रिटिश को नियुक्ति वहां दी गई। इससे भारतीयों में असंतोष की भावना पनपी और यहीं पर नस्लीय भेदभाव जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। जैसे आपको पता है कि कोई भी भारतीय जज, कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेज का जो मुकदमा है वो नहीं सुन सकता, और हमेशा अंग्रेज ये मानते हैं कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो इस लायक नहीं हैं कि वो अंग्रेजों का मुकदमा सुन सके। इस वजह से अंग्रेजों का मुकदमा सुनने का केवल और केवल अंग्रेजों को ही अधिकार था, ना कि भारतीय जजों को या भारतीय न्यायाधीशों को। कोई बात नहीं, कल जो मैंने क्लास करवाया था पीडीएफ भेज दिया गया था फ्रेंड्स, कल तो पीडीएफ सेंड कर दी गई थी। अर्चना जी, पीडीएफ तो कल भेज दिया गया था, कैसे नहीं हो पाया जल्दी से बताइए आप। पीडीएफ तो भेज दिया गया था ना।
और डलहौजी द्वारा तंजौर और कर्नाटक का जो नवाब का पद था वो भी छीन लिया था। तो ये सारे प्रशासनिक कारणों में आएंगे। वहीं पर अगर बात किया जाए आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारणों में इनकी जो भू राजस्व नीतियां थी वो थी, जिसमें जमींदारी, महालवारी, रैयतवारी, इसमें आपको पता है किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और बहुत सारे जमींदारों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा और किसान जो बहुत सारे थे उनको भी ज़मीन से बेदखल किया गया। तो किसानों का जो सबसे बड़ा असंतोष था इनकी भू राजस्व नीतियाँ थी। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे आप इनकी जो नीतियां थी, जो आर्थिक नीतियों में होती है, इसमें जो शिल्पी रहते हैं या कारीगर रहते हैं, हथकरघा उद्योग रहते हैं, ये सब धीरे धीरे इनकी नीतियों से समाप्त होते हैं। तो इस वजह से 1857 के विद्रोह में ये सब भी भाग लेते हैं। अगर धार्मिक कारणों में हम देखें तो धार्मिक कारणों में आपको पता है जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया डलहौजी के समय, जो पारित हो जाता है कैनिंग के समय 1856 में। और ये सारे जो कारण थे फ्रेंड्स, ये सब धार्मिक सामाजिक कारण थे। कोई बात नहीं अर्चना जी, ठीक है। तो ये, और सैनिक कारणों में बात किया जाए तो सैनिकों को दोयम दर्जे के हिसाब से रखा जाता था और सैनिकों को कभी भी, कितना भी वो योग्य सैनिक होगा, उसे सूबेदार से उच्च पद नहीं मिलता था। वो कहते थे जो इनकी काबिलियत है, कितना भी काबिल कोई भारतीय रहेगा उसको केवल सूबेदार तक पद पर नियुक्ति होती थी, इससे कम नहीं। और जो भारत और ब्रिटिश का जो सेना का अनुपात था वो 5:1 था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। और इनमें सबसे बड़ा एक था जो डाकघर अधिनियम लाया गया था 1854 में, एक डाकघर अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम के तहत जो पहले भारतीय सैनिक अपने घर पर या अपने रिलेटिव को पत्र व्यवहार करते थे, पत्र भेजते थे, पत्र के माध्यम से जवाब देते थे, उस पर स्टाम्प नहीं लगता था। लेकिन 1854 के डाकघर अधिनियम ने अब उनके जो सैनिक थे उनके पत्र पर भी स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया और उस स्टाम्प की जो फी होती थी अब उसे किसे वहन करना था, ये सैनिक को स्वयं वहन करना था। इससे भी इनको दिक्कत हुई। और आपको पता है कि 1856 में जो अधिनियम लाया गया जिसमें ऐसे कहा गया कि अब उन्हें समुद्र पार सैनिकों को कहीं भी भेजा जाएगा, तो ये भी एक कारण था सैनिकों के विद्रोह करने का। और तात्कालिक कारण के रूप में मैंने आपको कल हल्का सा बताया हुआ था कि सबसे पहले क्या होता है, तात्कालिक कारण में क्या होता है, दिसंबर 1856 में। अब हम इसको यहां से लिखने की स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तात्कालिक कारण उसी के आगे का ये पीडीएफ है। $1857 के का विद्रोह। सबसे पहले तात्कालिक कारण, इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, दिसंबर 1856 में जो अंग्रेजों की पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस राइफल थी उसकी जगह इन्होंने कर दिया न्यू एनफील्ड राइफल लाया। और न्यू एनफील्ड जो राइफल आई, इसमें जो कारतूस यूज होता था, उस कारतूस का जो खोला जाता था, जो ऊपर का भाग होता था, जो खोल होता था, उसको खोलने के लिए दांतों का प्रयोग किया जाता, मुंह से उसे खोला जाता था, फिर राइफल में लगाया जाता था। और ऐसी उस समय अफवाह उड़ी कि ये जो खोल है जिसको हम दांतों से खोलते हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ये बात पूरे बंगाल में फैली, भेज दी जाएगी फ्रेंड्स, अगर नहीं होगा तो भेज दी जाएगी। तो जैसे ही ये बात बंगाल में फैली, अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज व्यक्ति जो थे बिना इसकी जांच किए इस बात को सिरे से नकार दिए कि नहीं, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाद में बुलीच शस्त्रागार से ये पता चल जाता है, ये सामने बात आ जाती है कि हाँ ये बात सच थी, जो अफवाह उड़ी थी बंगाल में सैनिकों के बीच में, भारतीयों के बीच में, कि उनमें जो कारतूस होता है उसमें सुअर की चर्बी और गाय की
चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो भारतीय थे और जो मुस्लिम सैनिक थे, उन दोनों को लगा कि ये ब्रिटिश लोग हमारे धर्म को पूरी तरीके से भ्रष्ट करके हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। ये जो है ये चीजें उनके दिमाग में घर कर गई और उनके दिमाग में वो सोचने लगे। 1813 के अधिनियम के तहत मैंने आपको बताया था कि ईसाइयों को प्रचार के लिए भारत में खुली छूट दे दी जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था, चाहे वो विधवाएं हों, बेरोजगार व्यक्ति हो, आदिवासी हों और जो निचले तबके के लोग हैं, उनसे जबरदस्ती बहुत जोर शोर से धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। और जैसे सती प्रथा, जैसे दास प्रथा, नरबली प्रथा, इन सबको खत्म किया जा रहा है। और एक जो रूढ़िवादी तबका भारत में है, ये सब जो चीजें कर रहे हैं अंग्रेज, इसके खिलाफ हैं। ये ऐसा मानते हैं कि ये सारी चीजें जो सुधार कर रहे हैं हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात सुनाई देती है कि गाय गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, कल भी मैंने आपको बताया था, और जो सुअर है उसको आपको बताया था मैंने कि ये मुस्लिम धर्म में उसको उसका सुअर का नाम लेना भी एक कहते हैं नापाक हो जाता है, जो उसका नाम ले लेता है तो अपवित्र माना जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, या उस टाइम अंग्रेज द्वारा क्या किया जा रहा है, जो सैनिक मुंह से खोलते हैं कारतूस के ऊपरी खोल को, उसमें ही सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे ये बात फैलती है, वैसे ही मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और अपने दो सैनिकों को मार दिया जाता है। कैप्टन बरो और सार्जेंट दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी। यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, कि सोचिए जिस कारतूस को खोलने के मुंह से खोलकर उसको राइफल में लगाया जाता था और जिसके संदर्भ में सैनिकों ने विद्रोह किया था, और 1857 के विद्रोह में जितने सैनिक थे इन्हीं राइफलों का उपयोग करके अंग्रेजों को मारते थे, लड़ाई करते थे और मुंह से खोलते थे बहुत तगड़े से। तो जिसके लिए विद्रोह किए और एक समय ऐसे आया कि वही कारतूस वो मुंह से खोल के लोगों को मारे, जो अंग्रेज थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहां तक? रिवीजन कल की क्लास का हो गया है? ऋचा जायसवाल, सर आप लोग इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? चलिए, सबसे पहले याद रखना, यहाँ डेट इंपॉर्टेंट मतलब महीना इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1856। ये जो समय है इसमें पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल शामिल। नई एनफील्ड राइफल शामिल होती है। ठीक है, जब ये नई एनफील्ड राइफल शामिल की जाती है तो इसमें जो कारतूस लगता था, कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से खोलना होता था। और बाद में इसी में पता चलता है, इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल, सूअर की चर्बी का इस्तेमाल। ठीक है, ये बात बंगाल में कहां फैल गई? बंगाल में फैल गई। बंगाल में जब ये बात फैल गई तो बिना इसकी जांच किए, बिना जांच किए ब्रिटिश कंपनी द्वारा
इसे नकार दिया गया। ठीक है, इसे क्या कर दिया गया, एक एक चीजें आपको समझना है, बाकी पीपीटी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो दिया गया है ये आपका पूरा का पूरा जो है पीपीटी में दिया गया है। ये आपको समझाने के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं फ्रेंड्स, पूरी तरीके से समझाने के लिए है। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने बिना जांच किए ब्रिटिश कंपनी द्वारा इसे नकार दिया गया। अब आपको पता है कि गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा, बंगाल में जब ये बात फैल गई तो यहीं पर आप लिख लो कि इससे भारतीयों को लगा कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने की सोच रहे हैं, उनके धर्म को भ्रष्ट करने की बात। भ्रष्ट करने की बात सामने आती है। जब इसको सिरे से नकार दिया जाता है, बाद में पता चलता है, कहां से पता चलता है, याद रखिएगा, बुलित शस्त्रागार से। इसको नाम याद रखिएगा, बुलित शस्त्रागार से। बुलित शस्त्रागार से पता चलता है कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स? जितना तात्कालिक कारण में जो बताया जा रहा है एकदम कंफर्म हुआ। ठीक है, अर्चना जी कह रही हैं सर मुझे हिस्ट्री से बहुत डर लगता था, बट सर आपसे पढ़ने पर बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, इसीलिए आपने पैसे पे किए हैं। अगर समझ में नहीं आता तो पैसे पे करने का कोई मतलब नहीं था। चलिए, अब लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब 1857 के विद्रोह का आरंभ, 1857 के विद्रोह का आरंभ 29 मार्च का वो दिन था, 29 मार्च 1857। और इसको ऐसे लिखिए, 29 मार्च का दिन था, इसमें मंगल पांडे एक बार आपको समझा दिया जाता है, फिर उसके बाद आप लोग लिखिए। ठीक है, पहले एक बार इसको समझा देते हैं। 29 मार्च का जब ये समय था, 29 मार्च के दिन ही मंगल पांडे ने क्या किया था, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सदस्य था। तो बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट का सदस्य था। कौन था? मंगल पांडे था। उसने क्या किया, ये राइफल चलाने से मना किया और गुस्से में आकर अपने दो अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या कर देता है। और बाद में मंगल पांडे को पकड़कर, जो वहां की सैन्य अदालत रहती है, मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर इसी के विरोध स्वरूप 10 मई का जो दिन रहता है, जहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत विधिवत रूप से होती है, 10 मई 1857 मेरठ में बहुत बड़े पैमाने पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और वहां जो सैनिक पहले से बंद थे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया था, उनको जो गिरफ्तार किया गया था मेरठ में। जब 10 मई को जंग छिड़ी तो वहां से सारे सैनिकों को छुड़ाया गया और 11 मई को कहां पहुंच गए? लाल किला यानी दिल्ली पहुंच गए। और 12 मई को, डेट याद रखिएगा, 10 मई को मेरठ में विद्रोह, 10 मई को विद्रोह करके मेरठ के सारे सैनिक जो बंदी बनाए गए थे उनको छुड़ा लिया जाता है और 11 मई को वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। 12 मई को
दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है इन विद्रोहियों द्वारा, भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय सैनिकों द्वारा। तो 10, 11, 12 ये जो डेट है आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब यहां पे 1857 का दिन था, मंगल पांडे का विद्रोह। मंगल पांडे का विद्रोह। तो सबसे पहले मंगल पांडे का जो विद्रोह होता है, ये किस रेजिमेंट के सदस्य थे? बैरकपुर के, बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सदस्य थे। चौंतीसवीं रेजिमेंट के सदस्य थे। तो इन विद्रोह को क्या किया गया फ्रेंड्स? इसमें लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, नाम याद रखिएगा इन दोनों का, मेजर सार्जेंट, इन दोनों की क्या किया? गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, जल्दी से जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं नोट्स बना लो एक बार आप लोग जल्दी से। क्या मंगल पांडे बलिया जिले के थे? अभिषेक गुप्ता जी, मंगल पांडे बिल्कुल बलिया जिले से ही संबंधित थे। ठीक है, तो यहां पे अब आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखिए 1857 के विद्रोह में कारण मैंने बता दिया, तात्कालिक कारण क्या था। अब आप अपने आप से सोचिए कि जिस तरीके से सामने अंग्रेजों की नीतियां सामने आई, जिस तरीके से आपके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, अगर ऐसी चीजें आपके साथ होगी, और मंगल पांडे, पांडे नाम से ही विदित होता है कि ये एक पंडित आदमी थे, तो पंडित होने की वजह से पंडितों में धर्म को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्तेजना रहती है। तो इनको बहुत ज्यादा बुरा लगा मंगल पांडे को, और इन्होंने इन्होंने जैसे ही ये बात उनके बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप ये राइफल नहीं चलाओगे तो आपको सैनिक पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसी सारी बातें होती रहती हैं। तो मंगल पांडे ने राइफल चलाई, और जो इनको मजबूर कर रहे थे राइफल चलाने के लिए, उन दोनों की ही हत्या कर देते हैं। और यहीं से शुरुआत हो जाती है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। और मंगल पांडे गोली मार देता है इनको। अब जब गोली मारेंगे तो यहां सैनिक, इनके साथ और भी लोग थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन विद्रोह करने के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजों की जान भी ली थी। जो दो व्यक्ति, एक लेफ्टिनेंट के पद पर है और एक मेजर सार्जेंट है, मेजर सार्जेंट है, इन दोनों की हत्या करने के जुल्म में जब सैन्य अदालत में इन पर मुकदमा चलता है, तो सैन्य अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाती है और इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। और ये विद्रोह केवल बैरकपुर में नहीं हुआ था, मेरठ वाले क्षेत्र में भी हुआ था। जहां जहां भारतीय सैनिक थे, जहां जहां उनको पता चला था, तो वहां कुछ ना कुछ सैनिक जो थे वो विद्रोह किए हुए थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़कर बंद कर दिया था उसी जगह। इसी वजह से जब 10 मई को मेरठ में विद्रोह होता है, और मेरठ वाला विद्रोह कोई छिटपुट सैनिकों ने नहीं किया था, बहुत बड़े पैमाने पर जो मेरठ के भारतीय सैनिक थे, बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ विद्रोह करते हैं, और वहां अपने अधिकारियों को मारते हुए जो वहां सैनिक बंद थे पहले से, उनको छुड़ाते हैं। और छुड़ाकर कहां निकलते हैं? मेरठ से दिल्ली ज्यादा दूर है नहीं। दिल्ली क्यों आते हैं? क्योंकि दिल्ली में ही मुगल बादशाह, जो अभी भी सांकेतिक रूप से पूरे भारत का प्रतिनिधि करता रहता है, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, उनको जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं उस पर अधिकार कर लिया जाता है, और बहादुर शाह जफर उर्फ द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक नेता क्या थे बहादुर शाह जफर? वास्तविक नेता बहादुर शाह जफर नहीं, बल्कि वक्त खां। बख्त खां दिल्ली में जो नेतृत्व किया था, वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? बख्त खां के हाथों में था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स?
सर फांसी अप्रैल 1857, ऋषिपाल जी सर फांसी कब दी गई थी? अप्रैल, अगर फांसी देने की बात सुनिए, अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, लिख लीजिएगा। गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर इसके आगे बाद में इन्हें सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाई और अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। और एक यहां अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद इन्हीं को माना जाता है। 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद मंगल पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब अभिषेक गुप्ता, हम भी वहीं से हैं सर, बागी बलिया। बहुत बढ़िया, आप उस क्षेत्र से आते हैं। चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम मेरठ से शुरुआत करते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेरठ पहला ये जगह जहां से विधिवत रूप से 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। तो 10 मई का वो दिन रहता है, 10 मई 1857। मेरठ छावनी के जो सैनिक थे, मेरठ छावनी के सैनिक द्वारा राइफल चलाने से इनकार कर दिया। न्यू एनफील्ड राइफल चलाने से इनकार। और इनके साथ जब सैनिकों के साथ जबरदस्ती की जाने लगी, नहीं आपको चलाना पड़ेगा अगर सैनिक में रहना है, सैनिक बने रहना है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राइफल किसके ऊपर ही चलाई? जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी थे। ऐसे लिख लो, ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई। अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथी सैनिक को छुड़ाया। अपने जो बंद थे, मैंने आपको बताया था क्यों बंद थे, अपने साथी सैनिकों को छुड़ाकर दिल्ली रवाना। अपने साथी सैनिकों को छुड़ाकर दिल्ली रवाना। ठीक है, दिल्ली रवाना हो जाते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई दिल्ली पहुंचे। 12 मई को क्या हुआ? विद्रोहियों द्वारा, विद्रोही कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करोगे, इतिहास लेखन ऐसा हुआ है कि इन्हें विद्रोही ही बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब नई एनसीईआरटी आएगी तो हो सकता है विद्रोहियों की जगह कुछ और लिखा है, लेकिन अभी हर जगह विद्रोही ही इनके लिए शब्द आया है, क्योंकि उस समय राज्य किसका था? ब्रिटिश का। जो राजा के खिलाफ या राज्य के खिलाफ बगावत करता है उसे विद्रोही ही बोला जाता है उस टाइम। इस वजह से यहाँ विद्रोही जो भारतीय सैनिक हैं उनको क्या बोला जा रहा है? विद्रोही। जैसे
पहले क्या था, काकोरी डकैती, लेकिन वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो हो सकता है आने वाले समय में विद्रोहियों की जगह कोई और शब्द लिखा आए। चलिए, आप भी, हिमेश जी भी बलिया के रहने वाले हैं। 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा। और जैसे इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, बोला सब कुछ, इन सैनिकों ने क्या कहा, बहादुर शाह जफर के पास गए और बोले कि हम इतने सैनिक हैं, हम 1-2 दिन के अंदर देखिए पूरा मेरठ जीत लिए हैं, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिए हैं, बस आप खड़े हो जाइए और बोल दीजिए कि इस विद्रोह का नेता मैं हूं, बस आपको इतना बोलना है, बाकी हम सैनिक मिलकर अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। तो बहादुर शाह जफर बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं थे, लेकिन दबे मन से इन्होंने इसकी हामी भरी और ये क्या बन गए, इस विद्रोहियों का नेता बन गए। विद्रोहियों के नेता क्यों बन गए, मैंने आपको बताया, क्योंकि इन विद्रोहियों ने उनसे अपील की कि देखिए हमने 2 दिन के अंदर पूरा मेरठ को हम अपने कब्जे में ले लिया, पूरी दिल्ली अपने कब्जे में ले ली और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, अंग्रेजों को पूरी तरीके से भगा दिया गया है। आप पूरे भारत के सम्राट हैं, इस वजह से सांकेतिक रूप से आप जो है हम लोगों का नेता बन जाइए, बाकी सारे काम हम लोग खुद करेंगे। तो ये बात जब बहादुर शाह जफर मान जाते हैं, कब्जा करते हैं, और बहादुर शाह जफर को, नाम याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर, जफर उर्फ बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय भी इनको बोला जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोहियों का नेता घोषित। विद्रोहियों का नेता घोषित। एक एक चीजें समझते जाना। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के हाथों में थी, लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खां, बख्त खां के हाथों में। ठीक है फ्रेंड्स, किसके हाथों में, बख्त खां के हाथों में, ये आपको ध्यान में रखना है। और सितंबर 1857 में, सितंबर 1857 में पुनः दिल्ली पर कब्जा, पुनः अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। चले आगे, चलिए। अब विद्रोह को दबाने के लिए किसे किसे भेजा गया था, यह भी लिख लो, पूछा जाता है। विद्रोह को दबाने के लिए किसे किसे दिल्ली में भेजा गया, जॉन निकोलसन, हेरसे, और एक और थे, जॉन निकोलसन, हेरसे, भी नाम नहीं याद है फ्रेंड्स, इसको 2 लिखिए आप, उसके बाद हम आगे चलें। ठीक है, हडसन। ठीक है, अब इसमें जॉन निकोलसन मारा जाता है, लॉरेंस। ठीक है, तो इसमें जॉन निकोलसन, लॉरेंस, जॉन निकोलसन और लॉरेंस था यहाँ पे,
और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो जॉन निकोलसन रहता है, विद्रोह के दमन के आधार पर जॉन निकोलसन इस विद्रोह में मारा जाता है। कौन मारा जाता है, याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली में विद्रोह के दमन के समय कौन सा एक अधिकारी मारा गया था, तो जॉन निकोलसन अपना प्राण कहाँ गंवाया था, दिल्ली में विद्रोह का दमन करने के साथ। तो दिल्ली में जो विद्रोह का दमन करने के लिए 3 लोगों को भेजा गया था, जॉन निकोलसन, लॉरेंस और हडसन, इन तीनों लोगों को जो भेजा गया था, इसमें जॉन लॉरेंस जो है इनकी विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी जाती है, ये अपने प्राण को खो देते हैं। तो जॉन निकोलसन मारा गया था। जॉन निकोलसन मारा गया था। और यहां एक ऐसी घटना देखने को मिलती है हडसन के संदर्भ में, ठीक है, तो हडसन के संदर्भ में एक घटना देखने को मिलती है। हडसन ने जो मुगल बादशाह के जो पुत्र और पौत्र हैं उनको लाल किले से निकल जाने के लिए कहा जाता है और बोला जाता है कुछ किया नहीं जाएगा, आप लोग सुरक्षित यहां से निकल जाइए। लेकिन हडसन द्वारा उन दोनों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि बोला गया था आप लोग यहाँ प्रेम पूर्वक प्यार से शांति से यहां से निकल जाइए। उसके बाद भी उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत? अभिषेक गुप्ता जी, यहां कालक्रम से कोई मतलब नहीं है। जॉन निकोलसन, लॉरेंस हडसन, कालक्रम यहां कभी नहीं पूछेगा, ना ही आपको जरूरत है। जहां याद करने की जरूरत है, जब गवर्नर जनरल का कार्यकाल आप अगर याद करना चाहते हो, जब गवर्नर जनरल कराऊंगा तो वहां आपको सारे कार्यकाल याद करने पड़ेंगे। वेलेजली का कार्यकाल कितना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कितना है, कैनिंग का कितना है, इन सबका याद करना पड़ेगा। यहां कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं पूछेगा और ना ही कोई मतलब है। आपको बुक में इनका कार्यकाल मिलेगा भी नहीं। आप पढ़ोगे जो थीसिस वाली बुकें हैं जहां पे रिसर्च की जाती है, उस जगह बेशक मिल जाए, लेकिन ऐसे बुक में इनका कार्यकाल का कोई मतलब नहीं है कि किस कार्यकाल से कहां तक ये रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप दिमाग मत लगाइए बिल्कुल भी। हाँ, निकोलसन निकल गया। रीता जायसवाल ऐसे याद कर लो, बढ़िया है। रीता जायसवाल ने जैसे आपको ये 3 नाम याद रहे और आपको ये ना पता रहे किसमें किसकी मृत्यु हो गई थी, तो रीता जायसवाल ने एक बात बोली है, जॉन निकोलसन निकल गया, मतलब मर गया। तो आप समझ सकते हो इस हिसाब से जब ये मारा गया। और हडसन ने जो मुगल बादशाह थे उनके पुत्र और पौत्र को सुरक्षित निकल जाने के लिए कहा, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली जो है, दिल्ली पर मैंने आपको बता ही दिया कि सितंबर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है। और एक लाइन यहां लिखना है, जीनत महल। जीनत महल, जीनत महल के कहने पर बहादुर शाह जफर को, जीनत महल के कहने से मतलब समझ रहे हो, जीनत महल ने अंग्रेजों को मुखबिरी की कि कहां छुपे हुए हैं। तो जीनत महल ने बता दिया कि बहादुर शाह जफर जो विद्रोहियों का नेता बना था, अब वो हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। ये बात किसने बताई थी अंग्रेजों को? जीनत महल ने बताई थी। याद रखना, जीनत महल ने बताई थी ये बात कि बहादुर शाह जो जफर है कहां छुपा हुआ है? हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में। जब हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए हैं तो अंग्रेज बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहां से करेंगे? हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार कर लिया गया और इनको रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया जहां इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत?
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स? रंगून भेज दिया जाता है बहादुर शाह जफर को, या रंगून भेजा गया और इनकी मृत्यु कितने में हो गई? रंगून भेजा, लिख लो यहां पे लिखना चाहते हो, रंगून भेजा और मृत्यु कितने में हो गई? 1862 में मृत्यु। आपको पता है 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, उसके 100 साल पहले बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हो गई थी? रंगून में। ठीक है फ्रेंड्स, अभिषेक गुप्ता हडसन ने हड़का के मार दिया। हड़का के नहीं फ्रेंड्स, यहां तो हडसन इतना गलत किए, उनके पौत्र और पुत्र से बोला गया कि आप लोग यहां से सुरक्षित निकल जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी मार दिया गया उनको। ठीक है, चलिए अब लखनऊ पे आते हैं हम। दिल्ली वाली घटना कब विजय हुए, कब दिल्ली को कब्जा किया और कब फिर दिल्ली अंग्रेजों के हाथों में चली गई, ये हो गया। अब हम चलते हैं लखनऊ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लखनऊ पे चलते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं लखनऊ। लखनऊ जैसे नाम आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो चिन्हट शब्द आता होगा, बेगम हजरत महल, ब्रिजिस कादिर, हेनरी लॉरेंस, कैंपबेल, इन सब का नाम आता होगा आपके जहन में अगर आप लोग ने थोड़ा सा लखनऊ पढ़ा होगा। तो यही मेन किरदार रहते हैं लखनऊ में। तो चलिए लखनऊ की अब हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अब यहां लखनऊ में प्रारंभ कब होता है? जून 1857 में प्रारंभ। ठीक है, मई जून लगभग 1 से 1.5 महीने लग गए लखनऊ तक ये विद्रोह पहुंचने में। हाँ बिल्कुल सही बात है अर्चना जी, अपने देश के ही लोग बेवफा थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। हाँ, छल से मारा अभिषेक गुप्ता जी। देखिए चलिए अब आगे चलते हैं, ये सब आप लोगों की सब कुछ आप लोग जानते हो, बस याद करना है। जब जून 1857 में प्रारंभ हुआ, इसका होने का कारण क्या है कि बेगम हजरत महल ने इनका नाम क्या था? महक परी के नाम से जाना जाता था। महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता है। इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र ये समझ लीजिए कि ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और स्वयं उसकी संरक्षिका बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी बात है नीतू जी। ठीक है, तो गुड़िया, ठीक है गुड़िया जी लखनऊ, बेगम हजरत महल ने किया 4 जून 1857। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा देखिए, जैसे 4 जून बोलो, जून 1857 या 4 जून लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे ही 1857 में विद्रोह का प्रारंभ होता है, तो उस समय जो रेजिडेंट थे, लखनऊ के रेजिडेंट थे हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस को विद्रोहियों द्वारा मार दिया गया। हेनरी लॉरेंस रक्षा करते हुए मारा गया। रक्षा करते हुए मारा गया। ठीक है, रक्षा करते हुए कौन मारा गया? लखनऊ रेजिडेंट जो था हेनरी लॉरेंस, वहां की सुरक्षा करते हुए मारा गया। किसने मारा? विद्रोहियों ने इसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया, यानी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो भेजा गया एक सदस्य था, एक अधिकारी था कैंपबेल द्वारा लखनऊ में विद्रोहियों को दमन करने में सफल होता है। बरेली में भी कैंपबेल ही रहता है, फैजाबाद में भी कैंपबेल ही रहता है। तो याद रखना, लखनऊ, कानपुर, बरेली और तो 4 नाम मैंने बोला ना, लखनऊ, बरेली,
कानपुर और फैजाबाद, इन 4 जगह नाम याद रख लेना, इन 4 जगह कैंपबेल ने ही विद्रोहियों का दमन किया था और विद्रोहियों से छुड़ाया था, वहां अंग्रेज का फिर प्रभुत्व स्थापित हुआ था। ठीक है, बाद में कैंपबेल द्वारा लखनऊ के विद्रोहियों से आजाद करवाया, लखनऊ को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाया। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक चीजें देखिए, 3-4 नाम जो मैंने आपको बताया बस वही था। सही बात फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था। और ये याद रखना, मार्च 1858 में ठीक है, अगर आपसे कभी पूछे तो कानपुर की अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने अंकिता साहू जी, मैंने सर से बात किया था, लेकिन अभी वो पीडीएफ है नहीं, क्योंकि वो है नहीं, या तो स्कैन करके भेजा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी एक बार मैं सर से कंटेंट से नहीं बल्कि सर से एक बार बात करता हूँ, अगर कहीं से पॉसिबल हो तो वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे या जहाँ आप लोग पढ़ते हो उसके साथ एक पिन करके दे दिया जाए, जिससे आप लोग रिवीजन कर लें। ठीक है, आज ही मैं कंफर्म बात कर लूँगा। चलिए अब चलते हैं कानपुर। कानपुर भी जून में ही हुआ, 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। और यहां जो नेतृत्व करते हैं नाना साहब, इनको किस नाम से जाना जाए, इनका नाम क्या था? धोंधू पंत, धोंधू पंत। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। धोंधू पंत, ठीक है। और इसी के संदर्भ में एक नाम और आप याद रखना, तात्या टोपे। उनका जो नाम था बचपन का, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नाना साहब का धोधू पंत, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ठीक है। अभिषेक साहू जी, अंशिका जी, मैं कोशिश करूंगा। नाना साहब ने किया, सहायता किसने की? तात्या टोपे। इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, सहायता किसने कर दी? नाना साहब की, तात्या टोपे ने की। इनकी स्थिति मजबूत रही और इनको जो है कानपुर को बहुत जल्दी ही 5 जून 1857 को इन पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, अब इसी में एक लाइन और जोड़ देते हैं। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने पुनः कब्जा कर लिया, कैंपबेल ने पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, और नाना साहब भागकर कहां चले गए? नेपाल चले गए। यहां पे छोटा सा हम डाल के लिख दे रहे हैं, ये जो नाना साहब थे भागकर कहां चले गए थे? नेपाल, नेपाल भाग गए नाना साहब। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है या ऑप्शन में ऐसे दे देगा, नाना साहब अंग्रेजों से लड़ते हुए कानपुर में वीर गति को प्राप्त हुई है, तो गलत हो जाएगा। नाना साहब ने शुरुआत में कानपुर को जीत लिया, कानपुर में अपने कब्जे में ले लिया। बाद में दिसंबर 1857 में
कैंपबेल के नेतृत्व में विद्रोहियों को पराजित किया जाता है, विद्रोहियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाता है और वो सरेंडर कर देते हैं और कानपुर पुनः अंग्रेजों के या ब्रिटिश कंपनी के कब्जे में आ जाता है। यह सब देखकर जो नाना साहब रहते हैं वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। और ये जो तात्या टोपे ने सहायता की थी ये भागकर ग्वालियर में जाकर झांसी से मिलते हैं और झांसी के साथ मिलकर अंग्रेजों से वहां भी लड़ाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पांच जून ही होगा फ्रेंड्स, जो शुरुआत होती है 5 जून को ही कब्जा कर लिया जाता है। बाकी एक बार मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम झांसी पे आते हैं। इसकी भी शुरुआत फ्रेंड्स जून में ही होती है, जून 1857। जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत। विद्रोह की शुरुआत होती है और ह्यूरोज के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई पराजित होती हैं और भागकर कहां चली जाती हैं। जब यहां ये हार जाती हैं झांसी में तो भागकर कहां आ जाती हैं, ग्वालियर में आ जाती हैं। ग्वालियर आ गई और यहां सिंधिया रहता है। ग्वालियर का सिंधिया मैंने आपको पढ़ाया था। तो सिंधिया किससे मिला रहता है, अंग्रेजों से मिला रहता है। लेकिन सिंधिया की जो जनता है, ग्वालियर की जो जनता है, वो झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई का साथ देती हैं और तात्या टोपे भी यहां इनके साथ रहता है और यहां लड़ाई होती है और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त। ठीक है, तो वहां से भागकर कहां आती हैं, ग्वालियर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति कहां मिली थी या कहां प्राप्त हुआ था। तो इनको ग्वालियर में ये वीरगति को प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेज दमदपे में दम नहीं, अब खैर मानव जाति की ये जफर ठंडी हुई, शमशीर हिंदुस्तान की। बढ़िया, ऋचा जायसवाल ने बढ़िया लिखा है। अंग्रेज दमदमे में दम नहीं, अब खैर मानव जान की ये जफर ठंडी हुई, शमशीर हिंदुस्तान की। एक बार सही से पढ़ लिया जाएगा। तो ग्वालियर में आ गई और यहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त होती है। और ह्यूरोज इनके नेतृत्व को देखते हुए, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व को देखते हुए एक लाइन कहता है वो कि इस पूरे विद्रोह में वो सोई हुई एक मर्द है। पूरे विद्रोहियों में अगर कोई एक मर्द है तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। ये इतना इनके नेतृत्व से प्रभावित रहता है कि सबसे बढ़िया नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई को मानता है। और जिस हिसाब से इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ाई की, इसीलिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पर देखिए गाना बना हुआ है। जब उसको आप पढ़ोगे, शुरुआत में जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो उस टाइम नहीं समझ में आता था। लेकिन अब रानी लक्ष्मीबाई का जब ये गीत आप जो कवि ने लिखा हुआ है, जब ये गीत आप पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा कि किन शब्दों में रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा की गई है। आज गूगल पे ये गाना, ये गीत जो है, ये सर्च करना, उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो उसमें एक एक लाइन, एक एक शब्द रानी लक्ष्मीबाई के जो वीरता है उसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। ठीक है,
इसी गाने ने खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसी गाने ने रानी लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया। बाकी लड़े तो बहुत सारे, मरे बहुत सारे, लेकिन जिसके जिसके संदर्भ में गीत लिख दिए गए, कवियों ने जिसको बड़ा बना दिया, वो आज भी जीवंत है। ठीक है, तो झांसी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, झांसी में क्या क्या चीजें थी वो भी हमने देख लिया। और मैंने आपको बताया था तात्या टोपे भी, ठीक है। अब इनका साथ रानी लक्ष्मीबाई का साथ यहाँ कौन देता है साथ? मैंने आपको बताया था वहां से जब हार जाते हैं, भागकर तात्या टोपे चले जाते हैं, तो साथ तात्या टोपे द्वारा दिया जाता है। जब हार जाते हैं तो ये छुपकर गोरिल्ला युद्ध तकनीकी अपनाते हैं, छुपकर गोरिल्ला पद्धति से वार करते हैं, गोरिल्ला पद्धति। युद्ध गोरिल्ला पद्धति से इनका युद्ध क्या रहता है, जारी रहता है। किसका? जब नाना साहब का साथ दिए, नाना साहब हार गए, वहां से भागकर कहां चले आए, ग्वालियर चले आए। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई किया। जब यहाँ रानी लक्ष्मीबाई भी वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, तो ये छुपकर अब छापेमारी या गोरिल्ला युद्ध पद्धति से, जो मराठों की युद्ध पद्धति थी, उसके तरीके से ये लड़ाई करते रहते हैं। और अंत में इनका जो एक दोस्त रहता है, धोखेबाज दोस्त रहता है, उसके इंफॉर्मेशन से, उसकी सूचना के आधार पर तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उसका नाम था मान सिंह, नाम याद रखिएगा। इनका एक दोस्त रहता है मान सिंह, जो है जिसने तात्या टोपे की मुखबिरी कर देता है कि तात्या टोपे यहाँ छुपे हुए हैं और ये छुप कर अंग्रेजों पर वार करते हैं, यहाँ छुपे हुए हैं, आप चले जाइए। तो मान सिंह ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तात्या टोपे के बारे में। तो यहां लिख देते हैं, मान सिंह ने मुखबरी की थी। और इन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया जाता है। ऋचा जायसवाल, जफर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स यहां पर कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो आप लोगों को किसी को पता है? जल्दी से बताइए। तो कभी कभी पूछा नहीं जाता वैसे कब फांसी दी, लेकिन अगर पूछ ले तो कोई वो नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इनको फांसी कब दी गई, तो 1859 में इन्हें फांसी दे दी गई थी, याद रख लीजिएगा। मुखबिरी की, अब बाद में जब फांसी दिया गया तो कब? 1859 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी चीजें हमने आपको बताई, एक एक चीजें आपको तात्या टोपे से रिलेट करके याद रखनी है कि वो नाना साहब के साथ हुए, वहां लड़ाई किया, कानपुर को जब जीत लेते हैं, उसके बाद कैंपबेल के नेतृत्व में जब हार जाता है, नाना साहब हार जाते हैं, तो वो भाग कर नेपाल चले जाते हैं और तात्या टोपे भाग कर ग्वालियर में झांसी की रानी से मिलते हैं और झांसी की रानी से मिलकर यहाँ अंग्रेजों से दोबारा मुकाबला करते हैं। और दोबारा मुकाबले में जब झांसी की रानी भी हीरोज से हार जाती है और वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, तो तात्या टोपे यहां से छुप जाते हैं, भाग कर छुप जाते हैं कहीं, और समय समय पर कुछ टाइम बाद रुक रुक कर जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति है उसका यूज करते हुए अंग्रेजों पर हमला करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1859 होगा, 1859 में मध्य प्रदेश में, याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये ना शिवपुरी के मध्य प्रदेश ब्रैकेट में शिवपुरी लिखना है, लिखो, नहीं मत लिखो, मध्य प्रदेश। अभी बच्चे ने बोला सर 58 नहीं 59, क्योंकि इन्हें काफी बाद में फांसी दी जाती है। या आपने डिंपल जी कहीं आपने 58 पढ़ा है क्या? आगे चले फ्रेंड्स,
चलिए आगे चलते हैं। अब हम इतना देख लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए, आपने नोट्स बना लिया सब लोगों ने। अब चलते हैं फैजाबाद पे। फैजाबाद नेतृत्व किसने किया यहाँ? मौलवी अहमदुल्लाह खां। मौलवी अहमदुल्लाह खां। इन पर 50,000, ये अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किए थे। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया। इन्होंने फतवा जारी किया था। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, इनको जो पकड़कर हमारे हवाले करेगा 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। इन पर 50,000 रुपए का मतलब कहा जाता है ना, जैसे रेड लिस्ट जारी की जाती है, तो मौलवी अहमदुल्लाह पे रेड लिस्ट जारी किया गया कि अगर इन्हें जो पकड़ कर लाएगा, अंग्रेज की तरफ से ब्रिटिश कंपनी उनको 50,000 रुपए का इनाम देगी। हाँ 59 ही होगा फ्रेंड्स, 59 ही है, 59 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मध्य प्रदेश में इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है। और यहां विद्रोह किसने दबाया? मैंने आपको बताया था विद्रोह किसने दबाया, 4 नाम लिया था मैंने। कैंपबेल द्वारा। फैजाबाद, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इन सब जगह कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था। फैजाबाद के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने जान लिया। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज की धरती से बहुत सारे लोग होंगे, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रयागराज पे। नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। ठीक है, किसने किया? लियाकत अली। अब ये प्रयागराज हमने लिखा हुआ है, अगर इलाहाबाद आए तब भी आपको यही मारना है। ठीक है। और दमन किसने किया? नल नील से याद रखना, नील ने, मेजर नील ने। ठीक है, इसको याद रखना, मेजर नील या जनरल नील, जो लिखना है लिखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे फतवा के संदर्भ में अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, कहा जाए तो जैसे मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है, उसमें अगर उनके धर्म के खिलाफ, जिसको मानते हैं कि वो जो है, एक शब्द मुस्लिम में आता है, ध्यान नहीं आ रहा, अगर वो चीज कोई करता है तो उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। जैसे एक बार सोनू सूद के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया था, सोनू निगम के खिलाफ। तो फतवा जारी करने का मतलब होता है, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या उलेमा हैं, फतवा जारी करते हैं कि अगर इनको मार दिया जाए तो हम इनको इतना देंगे। एक आदेश होता है। बाकी अगर कोई मुस्लिम जुड़ा हो वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है। जनरल नील, चलिए जनरल नील ही लिख देते हैं, कई बार मेजर और जनरल में गलती करवा सकता है। जनरल नील। ठीक है। नेतृत्व लियाकत अली, दमन जनरल नील ने किया। एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपातकालीन मुख्यालय भी इलाहाबाद को बनाया गया था। आपातकालीन मुख्यालय, मैं अब इलाहाबाद नहीं लिखूंगा, प्रयागराज ही लिखूंगा। आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया गया? प्रयागराज। क्योंकि वर्तमान में वो प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद नाम हट चुका है। आपातकालीन मुख्यालय प्रयागराज को बनाया गया था। किसने बनाया था? इस समय जो गवर्नर जनरल रहा होगा, कैनिंग।
आपसे कई बार पूछ सकता है इस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इस दौरान 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, आप लोग बताइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, आप लोगों को पता हो तो जल्दी से बताइए। बनारस की बात कर लेते हैं, यहां ज्यादा कुछ नहीं जानना है। यहां अंग्रेजों द्वारा जब दमन हो रहा था बनारस में विद्रोहियों का, तो बच्चों और स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। बच्चों और स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, बनारस के बारे में इतना आप लोग याद रखिएगा। चर्चिल नहीं था फ्रेंड्स, डिंपल जी चर्चिल नहीं था। एक बच्चा यहां बता रहा है चर्चिल है, इस टाइम कौन था, पाम स्टर्नन। ये थे पीएम, ब्रिटिश पीएम, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। बरेली में किसने नेतृत्व किया था, खान बहादुर खां। खान बहादुर खां। और दमन, कैंपबेल। जल्दी से लिखिए फिर आगे चलते हैं। जगदीशपुर, बाबू कुंवर सिंह। नेतृत्व इन्होंने किया था। नाम याद रख लीजिए, ये बिहार में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो आप याद रख लीजिएगा मेन नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के हाथों में था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके भाई जो थे अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। ठीक है, तो जगदीशपुर या आरा जगदीशपुर आएगा तो इन्हीं का नाम लेना है। ठीक है, और दमन किसने किया, विलियम टेलर। और विंसेंट आयर, विंसेंट आयर द्वारा यहां विद्रोह का दमन किया गया था। हाँ देख लेना, पामिस्टर्नम से याद रखना, बाकी जो हो आप देख लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान में कहा जाए, बस इनका नेतृत्वकर्ता याद रखना, दो नेतृत्वकर्ता थे तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान में आपको रखना है, जयदयाल और हरदयाल। कौन कौन नेतृत्वकर्ता थे, जयदयाल, हरदयाल। आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो जयदयाल और हरदयाल, इन दोनों का नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, असम का तो आप सभी लोगों को पता होगा।
असम में आप सभी लोगों को पता होगा मनीराम। असम में नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त। फांसी इनको कहाँ हो गई? कलकत्ता में। फांसी इनको कहाँ हो गई फ्रेंड्स? कलकत्ता में। एक एक चीजें आपको याद करना है, जो चीजें करवा दी जा रही है उसमें आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। हाँ, वो मेंस का टॉपिक है फ्रेंड्स। मैंने बाबू कुंवर सिंह के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना यहाँ करा दिया गया कि इनका जो है नेतृत्व कहाँ से किए, आरा जगदीशपुर से। इसके बाद तो लास्ट में ये मरते हैं, उसके बाद इनका बहुत जगह ये जीतते हैं और अंग्रेजों को ऐसा कहा जाता है नाको चना चबवाते हैं। जब आप बिहार पीसीएस आप दोगे और मेंस कभी लिखने का टाइम आएगा तो मेंस लिखते टाइम आप लोगों को समझ में आएगा कि बाबू कुंवर सिंह लगभग 70 से 75 साल होने के बावजूद भी इतने इतने वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ते हैं, आप सोच नहीं सकते। आज के टाइम में सोचा नहीं जा सकता बाबू कुंवर सिंह के बारे में। काफी घायल रहते हैं ये बाबू कुंवर सिंह रहते हैं। हाथ में बहुत सारी चोटें, तलवारें लगी रहती हैं, गोलियां लगी रहती हैं। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुंवर सिंह संभालते हैं इसको, ये अमर सिंह संभालते हैं नेतृत्व को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 1857 के विद्रोह से संबंधित जो मेन क्षेत्र थे जहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमने कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक है सती चौरा घाट की घटना, लिखवा देते हैं, कर लो आप। सती चौरा घाट की घटना। ये क्या रहता है फ्रेंड्स? नाना साहब जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां एक स्थान है सती चौरा। सती चौरा नामक स्थान पर जब ये नाना साहब लड़ाई कर रहे थे तो वहां बहुत सारे ब्रिटिश को हरा चुके थे और इन्होंने, वो लोग जब सरेंडर कर दिए तो उन्हें बोला कि आप लोग सुरक्षित यहां से निकल जाइए। किसने बोला? नाना साहब ने। नाना साहब ने बोला कि अब आप लोग हार चुके हो, जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उनको बोला कि अब आप लोग जो लड़ने के लिए आए सामने से वो तो मारे गए, अब जो वहां बचे हैं, बच्चे बचे हैं, महिलाएं बची हैं और व्यक्ति जो बचे हुए हैं जो ब्रिटिश से हैं, उनको बोला गया कि आप लोग अब सती चौरा जो स्थान है यहां से निकल जाइए, सुरक्षित निकल जाइए। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी नाना साहब ने उनको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और ये एक प्रकार से नाना साहब के ऊपर कलंक है कि उन्होंने ऐसी ऐसी क्रूरता की जो नहीं करना चाहिए था। जैसे कि सिराजुद्दौला के संदर्भ में हॉलवेल की घटना मैंने आपको बताया था 56 में, 1856 में बताया था कि हॉलवेल नामक एक घटना होती है जिसमें एक छोटी सी काल कोठरी में लगभग 146 अंग्रेज लोगों को बंद कर देते हैं, जिसमें वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं होती। और जब अगले दिन उस दरवाजे को खोला जाता है तो उसमें केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। और ये घटना का जिक्र वो एक व्यक्ति जिसका नाम है हॉलवेल, वो कहता है मैं भी उस कमरे में बंद था और जिंदा बचा हूं, इसलिए इस घटना का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन ये घटना अब सही नहीं मानी जाती, या इस पर अभी जो है इतिहासकार एक मत नहीं है, क्योंकि ये घटना सिर्फ और सिर्फ किसी इतिहासकार ने नहीं कहा है, बल्कि वो हॉलवेल नामक व्यक्ति ने ही इस घटना का जिक्र किया हुआ था। ऐसे कलंक किसके ऊपर लग गया? सती चौरा घाट की घटना में नाना साहब के ऊपर लग गया, जो सुरक्षित निकल जाने के लिए कहे थे, जिसमें महिलाएं शामिल थी, बच्चे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, लगभग 2:30 बज चुके हैं। तो आपको मैं बस पीपीटी अब दिखा देता हूं, पीपीटी दिखा देता हूं, और आप लोग जितना मैंने पढ़ाया हुआ है वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं।
ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए विद्रोह के कारण 57 से लगभग 100 साल जो सारी चीजें हैं बता दी गई हैं वही चीजें हैं। एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा डलहौजी की जो नीतियां थी, ये सब कराया जा चुका है कि डलहौजी की कौन कौन सी नीतियां हैं, किन 3 तरीकों से राज्यों को बांटा, पहली श्रेणी के राज्य, दूसरी श्रेणी के राज्य, तीसरी श्रेणी के राज्य, युद्ध के तहत किसको मिलाया, कुप्रशासन के तहत किसको मिलाया, ऋण बकाया के आधार पर बरार को मिला लिया। ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। प्रशासनिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सब आपको जितना कराया जा चुका है वो सारी चीजें यहां पे हैं। सैनिक कारण, अब तात्कालिक कारण भी देख लेते हैं। विद्रोह आरंभ, अब ये विद्रोह वाला एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। विद्रोह वाला आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब विद्रोह के प्रमुख केंद्र तथा नेतृत्वकर्ता जो अभी हमने करवाया वो सारी चीजें यहां पे हैं। और ये देखिए एक जो लिखा गया है 5 जून मैंने बताया था ना, एक बच्चा पूछा था सर 5 जून है कि कोई और है, 5 जून ही है फ्रेंड्स, कानपुर में विद्रोह, ठीक है। 4 जून लखनऊ तथा झांसी में विद्रोह, 12 मई दिल्ली में विद्रोह, 11 को पहुंचते हैं, 12 पर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, 10 मई को मेरठ में विद्रोह 11वीं और 20वीं कैवलरी द्वारा, और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा, जो 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था, कहाँ का, बैरकपुर का। तो ये सारी चीजें उसी से संबंधित है। विद्रोह का दमन, दिल्ली पर अधिकार, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर पर अधिकार, अवध में क्रांति का दमन, मध्य भारत में क्रांति का दमन, बिहार में क्रांति का दमन। विद्रोह की असफलता के कारण, अगर असफलता की बात किया जाए तो असफलता मैं आपको बता देता हूं, फिर यहां पढ़ लेना। असफलता के कारण की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो कारण था उनमें किसी योग्य नेतृत्व का ना होना था। क्या था फ्रेंड्स, उनमें किसी योग्य नेतृत्व का ना होना था। और ऐसा कहा जाता था, अगर इन विद्रोहियों में, अंग्रेजों द्वारा ही ऐसा कहा गया कि अगर इन विद्रोहियों में कोई एक भी कुशल नेतृत्व करता होता तो हमें अपना बोरिया बिस्तरा लेकर भारत से इंग्लैंड जाना पड़ता। तो नेतृत्व नहीं था और सैनिकों का आपस में संगठन नहीं था, अलग अलग समय पर अलग अलग जगह विद्रोह हुआ और इनके पास कोई एक रणनीति नहीं थी जिसके माध्यम से ये काम कर सकें। और भविष्य के लिए कैसा राज्य होगा, भविष्य में कैसी सुविधाएं दी जाएंगी, इसका इनके पास कुछ भी नहीं था। और ये लोग इसलिए भी, शिक्षित मध्यम वर्ग इसमें जो था, शिक्षित मध्यम वर्ग इसमें शामिल नहीं होता, वो तटस्थ रहता है, ना विद्रोहियों का साथ देता है और ना ही अंग्रेजों का साथ देता है। क्योंकि जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो जानता था अगर ब्रिटिश यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वही अंधकार युग आएगा जो मुगल शासन के समय में है, जहाँ धर्म के नाम पर महिलाओं को सताया जा रहा है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाया जा रहा है, सती प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, नर बलि प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब चीजें जो थी, ये सब चीजें शिक्षित मध्यम वर्ग नहीं चाहता था। इसी वजह से विद्रोहियों का साथ शिक्षित मध्यम वर्ग नहीं देता है। और शुरुआत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग रहता है वो ये चाहता है कि अगर भारत में आधुनिकता लाना है तो ब्रिटिश का यहां बने रहना सही है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रभाव यहां पे बताया गया है। अब ये चीज जरूर आप देख लीजिएगा, विद्रोह में भाग ना लेने वाले लोग, कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सालार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, सिख, सिंधिया के मंत्री दीपांकर राव और भारतीय शिक्षित वर्ग, इन सब लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। प्रमुख विचार जो रॉबर्टसन ने क्या कहा है देख जरूर लीजिएगा। जैसे 1857 का विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह था, किसने कहा था? रॉबर्टसन ने। विलियम हार्वर्ड रसेल ने क्या कहा था? स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि धार्मिक युद्ध था। इसी प्रकार से आरसी मजूमदार क्या कहते हैं कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था।
बीडी सावरकर 1857 का विद्रोह सर्वधर्म तथा राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। फ्रेंड्स, ये आरसी मजूमदार, थोड़ा सा हमें ये डाउट लग रहा है इन पे, क्योंकि आरसी मजूमदार ना ये प्रथम था ना राष्ट्रीय था, ऐसे बोले हुए हैं। ना ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ना प्रथम था, ना ही ये व्यापक था। ये आरसी मजूमदार थे। ये वाला आप अभी मत कीजिएगा, ठीक है। वीडी सावरकर 1857 का विद्रोह सर्वधर्म तथा राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। सर जेम्स आउटरम ने क्या बोला था, यह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। और बिपिन चंद्र जवाहरलाल नेहरू ने 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। हाँ, वो पील आयोग, देखिए एक नितिन जी बोले पील आयोग बनता है, जिसमें कुछ कुछ जो है पील आयोग जो बनता है उसमें जो है, अब जो पहले सैनिक रेजिडेंट के आधार पर बनते थे अब धर्म के आधार पर बना ले, जातियों के आधार पर, जैसे जाट रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस आधार पर बनाया जाने लगा था। और अवध के सैनिक को कम कर दिया गया जो सबसे ज्यादा थे 1857 के विद्रोह में। ये वाला एक बार देखिए बच्चे, एक बार जिनको ध्यान ना हो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ कोई गलती है। आरसी मजूमदार वाला, ये देखिए इसको जो है मुझे जहां तक लगता है यह ना प्रथम था ना राष्ट्रीय था, ये वाला कहा गया है। आरसी मजूमदार ने इसको कहा है, ये जो लिखा है ये गलत लिखा है पीपीटी, ये लाइन गलत है, ठीक है। और इससे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। और जो मैंने आपको बताया दिल्ली में बख्त खां, लखनऊ में देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, जैसे दिल्ली बख्त खां किए थे, जो सांकेतिक नेतृत्व था वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों में था। लखनऊ की बात किया जाए तो बेगम हजरत महल या बिरजिस कादिर दे दे तब भी सही है। अगर वहीं तीसरी बात किया जाए, बिहार में बात किया जाए बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह। झांसी की बात किया जाए तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे बाद में साथ देते हैं। अगर वहीं गोरखपुर की बात किया जाए तो ये गजाधर सिंह है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। सुल्तानपुर की बात किया जाए शहीद हसन, हरियाणा राव तुलाराम, मेरठ कदम सिंह, कानपुर नाना साहब, और आपका राजस्थान का मैंने बताया था हरदयाल को, ठीक है फ्रेंड्स। कानपुर का नाना साहब पता ही है आपको लोगों को। तो ये जो चीजें हैं उसको जरूर आप देख लीजिएगा, कहाँ किसने खत्म किया और कहाँ किसके द्वारा लड़ा गया। असम का मनी राम दत्त मैंने बताया था। तो वो सारी चीजें आपको एकदम ध्यान में रखना है और गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। फैजाबाद में सर आज हिंदी की क्लास होगी या नहीं? नहीं फ्रेंड्स, शायद फ्राइडे और सैटरडे हिंदी की क्लास नहीं होती है ना, किसी कारणवश। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला बरेली, खान बहादुर, वाराणसी इलाहाबाद लियाकत अली, मथुरा देवी सिंह, रायपुर नारायण सिंह, फर्रुखाबाद नवाब जफत जक हुसैन और संभलपुर सुरेंद्र साई। तो जो बच गया है, जो मैंने नहीं बताया था लिख के, वो भी यहाँ याद कर लीजिएगा, क्योंकि आरओ ए आरओ जैसे मथुरा उठा लिया तो आपको नहीं पता होगा मथुरा में किसने नेतृत्व किया था, नहीं मिलता है, तो देवी सिंह याद कर लीजिएगा। वाराणसी इलाहाबाद लियाकत अली, खान बहादुर खां पता है, मौलवी अहमदुल्ला खां पता है, जिन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। तो ये सारी चीजें, संबलपुर का अगर आपको पूछा जाए सुरेंद्र साई थे, एकदम याद करके रख लो। मथुरा एकदम याद कर रख लो, देवी सिंह, ठीक है।
नीलम पटेल। अच्छा, स्पेक्ट्रम में यही दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर स्पेक्ट्रम में, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ना प्रथम था ना राष्ट्रीय विद्रोह था। बाकी एक बार मैं इस पे सर्च करके बताऊंगा फ्रेंड्स, एक बार सर्च करके उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बार होता है कि वहां भी गलतियां वो भी किसी ने लिखा ही हुआ है, तो वो भी मैं एक बार सर्च करके आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा सही है कि आप उसको अच्छे से कर लें। ठीक है, चलिए अभी इसको हम वो कर देते हैं, लेकिन इसको मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 1858 से रिलेटेड आ गया है, क्वेश्चन शामिल कर लिया गया है। तो 1858, जब 1857 का विद्रोह होता है, तो थोड़ा समय आपको 1857 का जो अधिनियम आता है, जो कैनिंग की घोषणा रहती है, उसे मैं एक बार बताता हूं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से चलिए क्वेश्चन बताइए, फिर उसके बाद हम करते हैं। एक बार पहले इसको बता देते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिए। 1858 में देखिए फ्रेंड्स, जब 1858 का जो 1857 के विद्रोह के बाद जब महारानी की घोषणा होती है 1858 में, तो सबसे पहले जो कंपनी का शासन था उसे खत्म कर दिया जाता है 1858 में। 1858 में कंपनी की घोषणा को खत्म कर दिया जाता है, कंपनी का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया जाता है, और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो जाता है। और जो अभी तक 1800 जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रहता है, जिसमें जिसमें आपके दो टाइप के अधिकारी रहते हैं, उसको खत्म करके एक भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो कितने सदस्यीय रहती है, लगभग 15 सदस्यीय भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है। और यही सचिव जो संसद का सदस्य होता था, वो ब्रिटेन में बैठकर सारी चीजें देखता है, और पैसा कहां से जाता है, उसको यहीं से जाता है। और तीसरी चीजें जो 1857 के विद्रोह से संबंधित था, इसमें यह कहा गया था कि अब जो है, जो राजा हैं या नवाब हैं, इन सबका जो है, जो पहले अधिकार कर लिया जाता था, उनके क्षेत्रों पर राज्य का विलय कर लिया जाता था, अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं होता था, अब विलय नहीं किया जाएगा। बस इतना किया जाएगा, राजा को दंडित किया जा सकता है, राजा को हटाया जा सकता है, लेकिन क्षेत्र का विलय अब नहीं किया जाएगा। और क्या कहा गया था इसमें, कि जो सैनिक विद्रोहियों का साथ दिए थे, अवध से बहुत ज्यादा सैनिक थे, तो अवध से सैनिक कम कर दिए गए, और जो अनुपात था उसे घटाकर 1:3 कर दिया गया था, यानी 1 ब्रिटिश और 3 भारत, जो पहले 5 और 1 का था। ठीक है, पहले 5 भारत 1 अंग्रेज, अब क्या है, 1 अंग्रेज 3 भारत। और उसके बाद इसमें क्या किया गया, और जाति के आधार पर रेजिमेंट, जाति के आधार पर अब उनकी नियुक्ति की जाने लगी, जैसे गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, और इन सब लोगों को लड़ाकू लड़ाकू कौम कहा गया, लड़ाकू सैनिक कहा गया, इन सब चीजों में बदला गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब इसको क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट यहां पे देखिए, भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो फ्रेंड्स, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमन नहीं करना था, केवल 1 और 2 शामिल हैं। अब आप बताइए सेकंड।
चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। जायसवाल शुभम, पीपीटी में फैजाबाद का कैंपबेल नहीं है। फैजाबाद का कैंपबेल है फैजाबाद, बरेली, लखनऊ। ध्यान रखिएगा, फैजाबाद, बरेली, लखनऊ और कानपुर। पीडीएफ के बारे में फ्रेंड्स, अब देखिए, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार का है, एस एन सेन का है, ताराचंद का है या वीडी सावरकर का है? तो ये वाला चीजें जो मैं आपको बता रहा था आरसी मजूमदार का है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। तो आपको पता है फ्रेंड्स, सबसे पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ठीक है जायसवाल जी, उसको आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताया वो चीज करिएगा। अगर पीपीटी में कहीं दिक्कत हो तो वो चीजें नहीं माननी है। जो चीजें मेरे द्वारा बताई गई हैं वो चीजें आपको माननी है, और बाकी एक बार मैं पीपीटी देख के अगली बार आपको बता दूंगा, जो मंडे को हमारी क्लास होगी। फैजाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर कैंपबेल ने दमन किया था। कैंपबेल के बारे में मिलता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था आप लोगों को, दिसंबर 1856 में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। याद रखना, मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था फ्रेंड्स? मिर्जा गालिब ने। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857, ये सब बता दिया हूं, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है एनएसए परमीत जी, मैं एक बार बात करूंगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल आप लोगों ने मारा था, ये नहीं था। कौन था? पाम ईस्टर्नम, पाम ईस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? दिया गया है, यहां मुख्यतः है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों ने इसका आंसर अब कर लिया होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या है? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यह आंसर जाएगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह, ब्रिटिश कादिर, उपयुक्त में से कोई नहीं, या तात्या टोपे? तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तात्या टोपे नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अठारह के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से सही हैं? वेलेजली की सहायक संधि, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जिस तरीके से आपको समझा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, एक भी गलती नहीं होगी। तो आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4। अब देखिए सेम वही चीजें आ गई। अगर बहादुर शाह द्वितीय की बात किया जाए तो दिल्ली, ब्रिजेश कादिर की बात किया जाए तो लखनऊ, बाबू कुंवर सिंह की बात किया जाए तो आरा जगदीशपुर, लियाकत अली की बात किया जाए तो इलाहाबाद। तो आंसर क्या जाएगा? 3 1 4 2। 3 1 4 2 आंसर जाएगा बी।
1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। पंजाब इस विद्रोह में सिख लोग भाग नहीं लिए थे। केवल एक सही है, आपसे सही पूछा है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ? आपको पता है, मेरठ से 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, नेपाल के राणा। तो ये चार के चारों लोग साथ दिए थे, इसको याद कर लीजिएगा। चार के चारों लोग ये विद्रोहियों को कुचलने में ब्रिटिश का साथ दिए थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे, यह भारतीय समाज 1/4 सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोगों ने बता दिया होगा। यहां राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी फ्रेंड्स, यहां क्षेत्रीय हित सभी का था। इस वजह से यह गलत हो जाएगा। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है 1857 के विद्रोह तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगली क्लास जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, अगली क्लास जो हम पढ़ें वो जो और छोटे छोटे विद्रोह हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह हो गया, चुआर विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, बिरसा मुंडा विद्रोह हो गया, रामोशी विद्रोह हो गया, वेलुथम्पी का विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया, कूका आंदोलन हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, इसको किया जाए या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट किया जाए? जल्दी से बताइए, इन दोनों टॉपिक में कौन सा एक शुरुआत किया जाए? बहुमत जिसका ज्यादा रहेगा वही शुरू किया जाएगा। आप लोग जो कहेंगे, जो विद्रोह हुए हैं, सन्यासी विद्रोह हो गया, जितने विद्रोह का हमने नाम लिया, वो विद्रोह पहले करा दिया जाए या फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरुआत किया जाए? जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन, ये सब शुरुआत किया जाए या फिर छोटे छोटे जो विद्रोह हुए हैं वो? चलिए, समझ में आ गया। मैं भी वही चाहता था कि छोटे छोटे पहले विद्रोह हो जाएं। नील विद्रोह हो गया, रामोसी, चुआर, बिलुथम्पी, ये सारे विद्रोह छोटे छोटे हो जाएं। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे। ठीक है, तो मंडे को जो क्लास होगी वहां छोटे छोटे विद्रोह हैं। अगर सब लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा पीपीटी बन जाए उसकी, और मैं जो पढ़ाऊंगा, जो मैं लिखवाता हूं, उसी की पीपीटी बनवा दूंगा मैं, जिससे पढ़ाने पर बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। नहीं तो इतने विद्रोह हैं, लगभग 3 से 4 क्लास केवल विद्रोह का ले लेगा। तो मैं जो लिखता हूं उसी को मैं पीपीटी में करवा दूंगा, कन्वर्ट करवा दूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती। तो आपका लगभग 50 से 60 या 70 स्लाइड बन जाएगी, और उसको मैं पीपीटी में करवाते चलूंगा, समझाते चलूंगा टू दी फैक्ट। ऐसा नहीं है कि पीपीटी में जैसे अभी देख रहे हो आप, ये तो कंटेंट बनाया गया है, तो मैं अपना जो खुद का करवाता हूं, खुद आपको करवाता हूं, जैसे मेन चीजें वही मैं पीपीटी में कन्वर्ट करवा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक क्लास में पूरा विद्रोह खत्म करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर जैसे हम लिखवा के कराते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मंडे को जो क्लास होगी वो किसकी होगी? मंडे को क्लास होगा
जो छोटे छोटे विद्रोह हैं 10 से 12 या 15 या 20 विद्रोह, जैसे तेलंगाना विद्रोह भी है, तेभागा विद्रोह भी है, ये सब चीजें करवाई जाएंगी। केवल एक या हो सकता है 2 क्लास भी लग जाए, क्योंकि विद्रोह ज्यादा हैं। 15 से 16 विद्रोह करवाने हैं आपको, और एक क्लास में कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो 2 क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं फ्रेंड्स। बाकी अब आपसे मिलते हैं मंडे को। और आप लोगों का वर्क क्या है कल का और परसों का, यानी सैटरडे और संडे का जो वर्क है, जितना पीछे पढ़ाया गया है, टास्क है समझ लीजिए, जितना पीछे पढ़ाया गया है 1857 के विद्रोह के पहले तक, वो सभी चीजें आप याद रख लीजिएगा, सभी चीजें एक बार रिवीजन कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो देखना है। और सैटरडे और संडे का जो आपको टाइम मिल रहा है, उसमें आपको जो घटना चक्र मैंने बताया हुआ है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं घटना चक्र क्या, तो घटना चक्र फ्रेंड्स जिसमें सभी स्टेट का दिया गया है, पीसीएस का भी है, आरओ का है, एमपी का भी है, राजस्थान का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, झारखंड का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, उस सब में क्वेश्चन वो शामिल है। केवल हिस्ट्री की 600 से 700 पेज की घटना चक्र है, केवल हिस्ट्री की, जिसमें प्राचीन, मेडिवल और मॉडर्न, आपको मॉडर्न पढ़ना है। उसको क्लास के साथ साथ आप पढ़ते जाओगे तो अब देखिए हम कहां पहुंच चुके हैं, 1857 के विद्रोह पर पहुंच चुके हैं। और 1857 के विद्रोह लगभग 200-300 पेज का घटना चक्र, 200 पेज से कम का नहीं होगा मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप सोचिए एक एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने कम से कम 100 से 200 पेज पढ़ लिया है, याद कर लिया है बहुत अच्छे से। वहां अगर एक्सप्लेनेशन से भी कोई क्वेश्चन बताएगा तो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। जो बच्चे परचेज किए हुए हैं बैच, जो बच्चे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को 1% दिक्कत नहीं आएगी घटना चक्र में, क्योंकि 80 से 85% आपका क्लास में कवर हो जा रहा है। 15% हो सकता है 10 ही % क्वेश्चन घटना चक्र में एक्स्ट्रा मिलता हो, जो मैं यहाँ ना करवाता हूँ। बस उस पर आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन जो मिले उस पर टिक कर लीजिए। जब आपको रिवीजन करना है उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये देखिए अर्चना जी ने बोला 800 पेज की है, लेकिन आपको पेज से नहीं डरना बेटा, पेज से बिल्कुल नहीं डरना है। आप हर दिन 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, जितना, जब क्लास में आपका 20 से 25 क्लास में या मैक्सिमम 30 क्लास में मैं आपकी पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट डिटेल के साथ करवा रहा हूं, तो अगर 30 दिन में आप, टोटल 800 पेज है, उस 800 पेज में लगभग 400 से 500 पेज होगा, 400 पेज मान के चलिए आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री। वो 400 पेज अगर आप सब सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आप पढ़ ले रहे हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है। और जायसवाल जी कल आपने कोई टेस्ट की बात की थी, तो टेस्ट तो फ्रेंड यही वाला जो हम लास्ट में करवाते हैं 10-15 क्वेश्चन, अब हर क्लास में वही शामिल कर रहे हैं। हर क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन जो करवाया जाता है उसी का कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। टाइमिंग भी क्लास की हो चुकी है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यूपीपीसीएस फाउंडेशन में मेंस यानी प्री के साथ साथ मेंस की क्लास भी चल रही है यूपीपीसीएस में, तो वहाँ भी क्लास लेना है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत सभी लोगों का एक बार फिर धन्यवाद।